नमस्कार, कड़क क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भारत को बहुत आसानी से जीत मिली और इस जीत के साथ अब भारतीय टीम की तरफ से दावे भी आने शुरू हो गए कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। उधर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ट्राई सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 350 रन उन्होंने चेज किया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और एक तरह से पाकिस्तान भी ये संकेत दे रहा है कि दुबई का दंगल इतना आसान नहीं होगा जितना कि भारतीय टीम समझ रही है। अब पाकिस्तान के दावे में कितना दम नजर आ रहा है और भारतीय टीम की तैयारियों में क्या कुछ कमी नजर आ रही है, आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रवि भाई हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं अपने कड़क जवाब के साथ और कड़क सवाल मैं आज उनसे करूंगा, क्योंकि देखिए जब आप 3-0 से कोई भी सीरीज जीत जाते हैं, अब कोच आकर ये कहते हैं कि सभी बॉक्सेस वो टिक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने में उनको गुरेज हो रहा था कि सभी बॉक्सेस वो टिक कर चुके हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कोच के जहन में भी कहीं ना कहीं एक अजीब सा सवाल है। इस सवाल का जवाब वो अभी ढूंढ रहे हैं। शायद मे भी जसप्रीत बुमराह को लेके ये सवाल हो या कुछ सवाल अपने स्पिनर्स को लेके भी हो। कुल मिलाकर भारतीय टीम 3-0 से सीरीज जीतने के बाद भी अगर कोच ये कहने में गुरेज कर रहा है कि सभी बॉक्सेस वो टिक नहीं कर पाए, तो फिर क्या कुछ इसके मतलब निकाले जाए। वहीं पाकिस्तान की टीम जो मैच तो जीता पर 3 खिलाड़ियों पर बैन भी लगा, उनको भी ये देखना पड़ेगा कि मैच जीतने के जोश के चक्कर में वो अपना होश ना खो दें। कई चीज़ें चल रही हैं साइमल्टेनियसली। अगर रवि भाई बात करें, एक तरफ पाकिस्तान खेल रही है ट्राई सीरीज, वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम क्लीन स्वीप करके चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाइप किया जा रहा है। शुरुआत उससे ही कर लेते हैं, फिर सीरीज में आते हैं। दोनों टीमों जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ा अच्छा संयोग है कि कल दोनों टीमों ने 350 किए। भारत ने 350 का लक्ष्य, लगभग 350 का लक्ष्य रखा इंग्लैंड के लिए, जो इंग्लैंड नहीं बना पाया और काफ़ी पीछे रह गया। दूसरा, अफ्रीका ने एक इतना ही स्कोर बनाया जिससे पाकिस्तान ने चेस कर लिया। इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में समझनी होगी। एक तो ये कि जो इंग्लैंड की साइड है वो साउथ अफ्रीका की साइड से बहुत बेहतर साइड है, बहुत बेहतर साइड है। आप अभी जाएं, जो भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं वो हमारे पेज पर जाएं और जाकर के साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ियों के नाम देखें। कुल मिलाकर 2 या 3 ही लोगों के नाम होंगे जिनको आपको पता होगा, अदरवाइज उनका बॉलिंग अटैक वो अटैक है ही नहीं जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा। तो पाकिस्तान ने अच्छा जीता, 350 रन बनाया, अच्छा जीता, लेकिन ये वो अटैक नहीं है जो साउथ अफ्रीका का अटैक होगा। तो इसलिए उन्होंने कमज़ोर बॉलिंग के खिलाफ रन बनाए। दूसरा बात ये, अब भारत की तरफ से, भारत इंग्लैंड की यही बैटिंग है जो हर जगह खेलेगी, जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेगी और यहाँ पर भी खेलेगी। ये जो बैटिंग हो रही है, इसको भारत ने अपनी अच्छी बॉलिंग से इंग्लैंड को आउट किया, इंग्लैंड को आउट क्लास किया। और इस वजह से अगर आप भारत और पाकिस्तान की तुलना करें, खासकर 23 फरवरी को लेकर के, तो फिर बहुत बहुत फर्क है जीतने में। एक रवि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि पाकिस्तान ने जो रन बनाया, पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट दक्षिण अफ्रीका ने 350 रन बनाया, यानी कि पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हुई एक तरह से। भारत ने अपना स्कोर डिफेंड किया, यानी भारतीय गेंदबाजों की तारीफ यहाँ पे होनी चाहिए कि उन्होंने अपने स्कोर को डिफेंड किया। क्या ये एक बड़ा इशू है जो पाकिस्तान टीम में नजर आया? बिल्कुल, और इसको और डिटेल में इस तरह समझिए कि भारत के जो गेंदबाज थे उन्होंने इंग्लैंड की बेस्ट बैटिंग के को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया, जबकि पाकिस्तान के जो गेंदबाज थे उनके सामने तो चुनौती थी ही नहीं। और इसको इस तरह देखिए कि शाहीन अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए। बड़ा अच्छा सवाल कल राशिद लतीफ़ ने अपने शो में उठाया कि आखिरी बार शाहीन अफरीदी ने कब मैच जिताया, नसीम शाह ने कब अपनी बॉलिंग से मैच जिताया। तो इसका जवाब जो है वो ज़ीरो है। तो ये तुलना नहीं हो सकती। वह शाहीन भी खेल रहा है, नसीम भी खेल रहा है, अबरार अहमद भी खेल रहा है, और यही बॉलिंग अटैक चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा। यही तो ये एक बड़ा एडवांटेज है इंडिया टीम के साथ। एग्जैक्टली। तो इसलिए दोनों की तुलना इस मैच के प्रदर्शन से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत के सामने जो विरोधी था इंग्लैंड, वो अफ्रीका के मुकाबले ज़्यादा सुपीरियर था, ज़्यादा चैलेंजिंग था और भारत ने बहुत ही कंफर्टेबल जीत हासिल की। तो अगर मोराल बूस्टिंग की बात की जाए तो भारत बहुत ऊपर है अभी। चलिए, तो पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई हुई और हिंदुस्तान के बल्लेबाज देख रहे होंगे कि किस लेंथ पे नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, हैरिस रऊफ गेंदबाजी कर रहे हैं। और साथ ही भारतीय गेंदबाजों को पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने देखा होगा और उनको भी समझ आया होगा कि रन बनाना शायद भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ उतना आसान नहीं होगा दुबई में। वापस भारतीय सीरीज पर एनालिसिस एक कर लेते हैं। एक अच्छी बात ये मेरा जी सवाल है इस बार, क्योंकि आज सवाल आप पूछे, मेरा आपसे सवाल है। आप मुझे राजू भाई, आपने इतनी क्रिकेट देखी है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर आपने क्रिकेट कवर ना किया हो। क्या आप मुझे याद में बता सकते हैं कि कोई ऐसी टीम है जिसमें 5 स्पिनर हो? 5 स्पिनर डाले गए हैं भारतीय टीम में दुबई में खेलने के लिए।
कि आपको इसके पीछे क्या लॉजिक लगती है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन जैसे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। 5 स्पिनर का क्या तुक बनता है, आप इसके पीछे कैसे क्या देख रहे हैं? देखिए गौतम गंभीर की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उनका ये कहना था कि जो भी उनके पास गेंदबाज है वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। उनका ये कहना था कि जडेजा जैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, उन्होंने ये टर्म यूज़ किया कि अगर जडेजा जैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नंबर 8 पे खेल रहा है तो आप बैटिंग की डेप्थ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मेरा फिर वही बात आ जाती है जो हम रोज़ चर्चा करते हैं कि जो स्पेशलिस्ट का काम है वो स्पेशलिस्ट ही करेगा। एक बॉलिंग ऑलराउंडर से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हर दिन आके वो रन बना दे। तो ये जो मंशा है वो गौतम गंभीर की, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आप याद करें, थोड़ा हम पीछे जाएं, 2007 का वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में उस टीम में भी गौतम गंभीर थे। 2011 जब जीते तब भी गौतम गंभीर थे। और अगर आप याद करें दोनों टीमों में एक सिमिलरिटी थी कि जितने भी बैट्समैन थे सब बॉलिंग कर लेते थे। वो चाहे सहवाग हो, यूसुफ पठान हो, युवराज सिंह को आप देख लें या सुरेश रैना फिर आए। तो ये एक लंबी फेहरिस्त थी। मुझे लगा वहाँ से कुछ ना कुछ चोरी करने की गौतम गंभीर ने कोशिश की है कि धोनी अगर हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है इस समय। वो चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे अश्विन हो, या वॉशिंगटन सुंदर की बात कर लें या हार्दिक पांड्या की, ये ज़्यादा बेटर क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेटर जो आपके बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। तो ये शायद एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है जो आपने सवाल किया कि इतने ढेर सारे स्पिनर्स चुने गए। स्पिनर्स नहीं चुने गए, यहाँ पे यूटिलिटी क्रिकेटर्स चुने गए जो आपके बॉलिंग उनका मेन काम है बट बैटिंग में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो चलिए अब क्योंकि रवि भाई ने सवाल, मैंने शायद इनके जवाब से सेटिस्फाई हो गए होंगे रवि भाई। जी बिल्कुल हो गए। और पर मुझे ये देखना है कि वीरेंद्र सहवाग ओपन करते थे, तो क्या आपके शुभमन गिल बॉल डालने जा रहे हैं, रोहित शर्मा डालने जा रहे हैं, वो यूटिलिटी ज़्यादा होता, ज़्यादा बेटर होता अगर, क्योंकि वो तो श्योर एंड शॉट खेलेंगे ही खेलेंगे। फास्ट बॉलिंग एक बहुत बड़ा जो है वो चुनौती बन के उभरी है भारत के लिए। इसलिए नहीं, दोनों हमारे बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर्षित राणा भी अच्छा कर रहे हैं और अर्शदीप भी अच्छा उन्होंने पिछले मैच में किया है। आपको क्या लग रहा है कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? मोहम्मद शमी भी रहेंगे टीम में, तो क्या इनके सहारे चैंपियंस ट्रॉफी की नैया पार हो जाएगी? देखिए मुझे जो इनिशियली लग रहा है कि मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह, ये दो आपके जो पहले दो चॉइस होनी चाहिए। हालांकि अर्शित राणा ने कुछ ऐसा बुरा भी नहीं किया और बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं, बट ओवरऑल मुझे जो लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है। प्लस आप एक स्पिनर कोई खिलाएंगे, कुलदीप या वरुण, अक्षर और आपके जडेजा दोनों खेलेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन होगा। वापस थोड़ा मैच का क्योंकि एनालिसिस मैं करना चाह रहा था, सलीम जाफर जो पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज हैं, उनसे बात मैंने थोड़ी सी की और उनका ये कहना था कि शुभमन गिल एक बड़ा थ्रेट होंगे पाकिस्तान के पेसर्स के लिए, खासतौर से शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जिस लेंथ पे गेंद डालते हैं, थोड़ा आगे पिच करते हैं, बॉल को स्विंग कराने की कोशिश करते हैं और क्योंकि शुभमन गिल थोड़ा स्टेप आउट होकर खेलना पसंद करते हैं, तो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज़्यादा डेंजरस बैट्समैन बता रहे थे शुभमन गिल को। कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान में जो इस समय ये एक चर्चा चल रही है शुभमन गिल को लेकर? सलीम जाफर अपनी जगह बिल्कुल सही है और इसकी एक हिस्ट्री है, ये कोई आज का मैच नहीं है। अंडर 19 में भी ये दोनों साथ थे जब राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के अंडर 19 के कोच थे, और जिस वर्ल्ड कप से पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल ये लोग बाहर आए, उसमें शाहीन अफरीदी भी पाकिस्तान की टीम में थे और शुभमन गिल तब से उनको मार रहे हैं। उस वक्त भी मारा था, उसके बाद जब मुकाबला हुआ दोनों का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसमें भी अगर आप याद करें तो शुभमन गिल ने शुरुआत में ही उनको 3-4 चौके रसीद कर दिए थे। हालांकि उसके बाद शाहीन अफरीदी ने आउट भी शुभमन गिल को किया था, पॉइंट के पे कैच करवाया था। तो अब शुभमन गिल एक थ्रेट हैं क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन टैक्टिकल होकर के और टेक्निक के साथ खेलते हैं, और ऐसा बैट्समैन किसी भी आक्रमण के खिलाफ बहुत सुपर सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर पाकिस्तानियों में शुभमन गिल को लेकर के ये डिस्कशन हो रहा है तो उसके पीछे वजह है, और उसके पीछे शुभमन गिल का रिकॉर्ड भी। आप देखिए, मैं खुद उनकी बड़ी आलोचना कर रहा था जब इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई थी, लेकिन जो फ़र्क टेस्ट में है और वो ओडीआई में जो फॉर्मेट का फ़र्क है, उस पर शुभमन गिल कितना निखर के आए हैं और कप्तान ने भी भरपूर भरोसा जताया उनके ऊपर। और देखिए वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रहे और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, शतक भी लगाया उन्होंने। तो शुभमन गिल में क्वालिटी है इतनी कि वो शाहीन हो गए, नसीम हो गए, या अगर हारिस रऊफ फिट नहीं हुए, उनकी जगह हसनैन खेला तो हसनैन हो गए, अबरार हो गए, इनके लिए मतलब ये शुभमन गिल के लिए कोई थ्रेट तो नहीं हो सकते। बैटिंग की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग की हम सब साथ में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से आपको दूसरा मुकाबला खेलना है, और जैसे कि रवि भाई ने पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक आपको बताया, और जिस लेंथ पे पाकिस्तान के जो तेज़ गेंदबाज है वो बॉलिंग करते हैं, उस लेंथ को किस तरह से काउंटर करा जाए, वो शायद शुभमन गिल की टेक्निक को देख के थोड़ा सा वो परेशान हो गए। इस सीरीज़ की बात करें रवि भाई, एक तरफ पाकिस्तान खेल रही है, दूसरी तरफ हम खेल रहे हैं यहाँ पर,
हमारी तो सीरीज चलिए ख़त्म हो गई, बट इस सीरीज़ में आप टॉप ऑर्डर का जो फॉर्म है उसको पॉजिटिव देख रहे हैं, या हमारे स्पिनर्स ने जिस तरह से गेंदबाजी की इंग्लैंड के खिलाफ, आप उसको सबसे बड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं? और क्या ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा होगा और क्या ज़्यादा परेशान कर रहा होगा पाकिस्तान को, भारत की बैटिंग या भारत के स्पिनर्स? देखिए, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी बीते कुछ दिनों में जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें भारत ने अलग अलग वक्त में अलग अलग एरियाज में डोमिनेट किया है। T20 वर्ल्ड कप में देखिए तो हमारे बॉलर्स ने 120 नहीं बनने दिए। उसके पहले अगर आप देखें तो हमने इतने बड़ी टोटल एशिया कप में टांगे उनके कि वो नहीं बना पाए। तो फिलहाल तो वो हमारी बॉलिंग से भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और हमारी बैटिंग से कभी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप देखें, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का, कि उनके बारे में जो बातें करनी हो, तो बाबर आजम रन बॉल प्लेयर हैं और पिछले मैच को छोड़ करके उनका टूर्नामेंट बहुत खराब जा रहा था, औसत जा रहा था। फ़खर जमान ने एक अच्छी इनिंग खेली 80 रन की, लेकिन उनकी टीम हार गई। आप उसके बाद देखिए रिजवान और सलमान अली आगा ने जो चमत्कार किया, उसे चमत्कार ज़रूर कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल है, कभी अपने दिन में बहुत अच्छा खेल जाती है। ये वो दिन था। अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से आ रही है, ऑल्दो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सीरीज जीती जो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस सीरीज में मैं पकड़ लूँ, अगर उस सीरीज में जिसने सबसे ज़्यादा फर्क पैदा किया था वो थे हारिस रऊफ। और हारिस रऊफ अब इंजर्ड हैं, शायद चोट से बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। तो एक वो नुकसान जो है वो जो पाकिस्तान को लगने वाला है वो इक्वल होगा जसप्रीत बुमराह के भारतीय टीम में ना होने का, क्योंकि हारिस रऊफ उनके लिए बहुत फ़र्क पैदा कर रहे थे। बाकी उनकी बॉलिंग में, उनके स्पिनर्स में बहुत ही होम्योपैथिक टाइप के उनके स्पिनर हैं, कोई थ्रेट नहीं है उनका। और अबरार हो गए उनके, जो एक ही स्पिनर उन्होंने लिया अबरार अहमद, और वो कोई ऐसे कामयाब स्पिनर नहीं लग रहे हैं आज की तारीख में देखते हुए। अच्छा, एक राजीव भाई, एक बात जो मैं आपके सामने ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका की इस लाइनअप के खिलाफ भी पाकिस्तानी गेंदबाजों ने 350 खाए हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 320 खाए हैं। तो आप सोचिए कि जब ये भारत के सामने खड़े होंगे तब इनका क्या हाल होगा, क्या इनका मोराल होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि 23 फरवरी को भारत इनके सामने बहुत अच्छा करने वाला है। बिल्कुल, और इसमें कोई शक भी नहीं, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक आपकी जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है उसके सामने अगर 300 प्लस के स्कोर बन रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से एक बड़ा कंसर्न होगा पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं या उनके जो हेड कोच हैं उनके लिए भी। वापस थोड़ी सी चर्चा और भारत की जो सीरीज़ खत्म हुई है उसके बारे में कर लें। जब सीरीज़ शुरू हुई थी रवि भाई, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हम 3-0 से इंग्लैंड को मार देंगे। अश्विन खुद बहुत दुखी थे, उनका कहना था इतनी ख़राब क्रिकेट की उम्मीद वो नहीं कर रहे थे कि इंग्लैंड इतनी ख़राब क्रिकेट खेलेगा। आज मैं पढ़ रहा था कि वनडे क्रिकेट की कोई प्रिपरेशन ही नहीं की इंग्लैंड की टीम ने। क्या रीज़न आप देख रहे हैं इंग्लैंड के इतना ज़्यादा ख़राब खेलने का? इंग्लैंड के एक लीजेंडरी प्लेयर हुए हैं, हम सब उनको जानते हैं, केविन पीटरसन। केविन पीटरसन ने आज ट्वीट भी किया है कि सिवाय जॉश बटलर के किसी ने नेट सेशन इतना किया ही नहीं कि ओडीआई के प्रिपेयर कर सके। तो या तो वो बहुत हल्के में इस टूर्नामेंट को ले रहे थे और इस वजह से 3-0 से हार गए, और या तो फिर उन्हें पता था कि हम कितनी भी मेहनत कर लें रिजल्ट यही आने वाला है। आप उनके खेलने का तरीका देखें ना, जिस तरीके से वो उसमें कहीं भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था, कोई पेशेवर अंदाज नहीं था। जिस तरह से ब्रेन डकेट और साल्ट शुरुआत दे रहे थे, बॉस आपका काम केवल शुरुआत देना नहीं है। अगर आपकी टीम फंसी हुई है और आप रन बना रहे हैं तो आपको उसको लंबा लेकर के जाना होगा। लेकिन वो थोड़े बहुत छोटे मोटे पटाखे, और जैसे ही खुलती थी फील्ड वैसे ही वो आउट हो जाते थे। तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी बड़ी लिमिटेशंस थी। फिर उन्होंने जो रूट को इसलिए रखा ताकि उनकी पूरी टीम एटलीस्ट 50 ओवर तो खेल ही ले। जो रूट ने भी कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पैदा किया कि इंग्लैंड की तकदीर बदल जाए। उनके जो नए नवोदित स्टार हैं हैरी ब्रुक, उनको तो गेंद ही नहीं दिख रही थी। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना मार देते थे, कभी बताते थे एक्यूआई ज़्यादा है, कभी बोलते थे कि समझ में नहीं आया कुछ। और जॉश बटलर अगर इंग्लैंड की तरफ से नहीं चले तो इंग्लैंड भारत में बहुत बुरा प्रदर्शन करती आती है। टेस्ट में भी वो हारे और ओडीआई हारे, T20 हारे, इस बार टेस्ट पहले हार चुके हैं। तो इंग्लैंड की प्रिपरेशन बहुत ख़राब दिखी है। अगर यही इसी तरह वो खेलेंगे तो अगर आप देखें तो 2023 में जब वो वर्ल्ड कप भी खेलने आए थे तो भी बहुत ख़राब खेल के गए थे यहाँ से। लेकिन अगर वो उसको सिर्फ प्रिपरेशन के तौर पे ले रहे हैं तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी में अपना रंग दिखाएं पाकिस्तान में जाकर के। चलिए, क्योंकि भारत ने खेल के तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, चलते थे आखिरी 2 सवाल मैं रवि भाई से करना चाहूँगा। एक सवाल तो कि क्या कुछ बैगेज लेकर भारतीय टीम जा रहा है या पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई कमी नहीं दिख रही है, बहुत अच्छी क्रिकेट हमने खेली। और एक सवाल वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को लेकर है, क्योंकि गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने वाला गेंदबाज उनको चाहिए था, इसलिए उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को टीम में रखा। हालांकि उनको वनडे सीरीज़ में एक ही मैच खिलाया गया,
ये थोड़ा एक कंसर्न है कि क्या उनको वनडे मैचेस की उतनी प्रैक्टिस मिली है। दूसरा, कुलदीप यादव भी इंजरी के बाद आए और उन्होंने भी 2 ही मैचेस खेले हैं। तो रवि भाई, एक तो पहली पसंद आपको कौन सी लगी, कुलदीप खेलेंगे या वरुण चक्रवर्ती को? हालांकि वरुण चक्रवर्ती के बारे में गौतम ने ये भी कहा कि जो हमारे पूल में टीमें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा खेला नहीं है। ये पाकिस्तान की तरफ इशारा था, क्योंकि पाकिस्तान खेलता नहीं है भारत से। वरुण चक्रवर्ती कुछ खेले नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। क्या वो एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर यूज़ करने जा रहे हैं? आप मुझे राजीव भाई एक बात बताइए, कोई ऐसा पहलवान है जिससे आप लड़ करके कई बार हार चुके हैं, उससे आपको घबराहट होगी, या जिससे कभी आप लड़े ही नहीं उससे घबराहट होगी? जाहिर सी बात है, जिस पहलवान से लड़के आप हार चुके हैं उससे ही घबराहट होगी ना। और कुलदीप यादव ने बार बार पाकिस्तान को हराया है, तो मेरी नज़र में, जैसे आपने सवाल पूछा कौन पहला चॉइस होगा, कुलदीप यादव होंगे। किसी भी दिन कुलदीप यादव मेरी पहली चॉइस होंगे। अब वरुण को जगह मिलती है या नहीं, ये देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई आपका। तो चलिए, आज कड़क क्रिकेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही।